स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए वापस बैक टू बोर्ड। बहुत दिनों से इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो फिर रिस्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करेंगे, मिलके पढ़ेंगे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के कुछ टॉपिक्स। तो ऐसा नहीं है आज ही सारे कर लेंगे, वन बाय वन करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है डोमिसाइल, राइट। द डोमिसाइल टर्म is just not only restricted to international law. First of all, आप भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया होगा तो आप में से सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया। वेदर यू आर लिविंग इन हरियाणा, मे बी पंजाब, मे बी महाराष्ट्र, क्या कारण होता है कि बीइंग इंडियन आपसे डोमिसाइल मांगा जाता है। तो डोमिसाइल इज अ डिफरेंट कंसेप्ट फ्रॉम नेशनैलिटी फर्स्ट। सेकंड थिंग, डोमिसाइल क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ सिविल राइट्स, ठीक है, कुछ सिविल राइट्स जो है ना वो डोमिसाइल से जुड़े हुए हैं, वो मिलेंगे आपको, स्टेट आपको देगी। लेकिन जब हम इसी डोमिसाइल को इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखते हैं, स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं हमारे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ की, राइट, इंटरनेशनल का मतलब यहाँ पे है प्राइवेट इंटरनेशनल। तो जब हम डोमिसाइल को देखते हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो में जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज रहता है, डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पर्सन रहता है, तो वहाँ डोमिसाइल क्या चीज है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, एंड डोमिसाइल क्या बदला जा सकता है। ऐसे बहुत सारी क्वेश्चन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो हम डील करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये भी अराइज होता है ना कि डोमिसाइल का ओरिजिन कैसे हुआ। तो ओरिजिन में हम ये मान सकते हैं कि ये जो डोमिसिलियम वर्ड है, दिस, एंड इट इज फर्दर डेराइव्ड फ्रॉम डोमम कॉलरे, और इसका जो ओरिजिन है वो रोमन लॉ माना जा रहा है, राइट। ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इवन जो कॉमन लॉ की डेवलपमेंट हुई है वो भी थ्रू रोमन लॉ हुई है, यानी कि स्टार्टिंग क्या हुई डोमिसाइल की रोमन लॉ से हुई। और इस वर्ड का मतलब क्या है, जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि डोमम कॉलरे या डोमिसिलियम, तो डोमिसाइल से फर्दर डेवलप हुआ है, इसका मतलब होता है टू फोस्टर और टू इनहैबिट, फोस्टर और टू इनहैबिट का मतलब कहीं पे रहना। ये हमारा जब डोमिसाइल की बात करते हैं तो ये हमारे रेजिडेंस को डिनोट करता है, राइट। रेजिडेंस कौन सा, ऐसा नहीं है आपने एक कॉलोनी में जाके मकान ले लिया, एक शहर में जाके मकान ले लिया, इट इज नॉट दैट काइंड ऑफ। आपका परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, राइट, जहाँ पे आप परमानेंटली रहते हैं। इससे रिलेटेड बीकर वर्सेस हुम में ये केस था, इसमें जस्टिस क्रेनवर्थ, उन्होंने डोमिसाइल को लेके कहा था, इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द परमानेंट रेजिडेंस इज, तो मे बी यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द डोमिसाइल। क्योंकि कॉमन पर्सन को भी ये पता होना चाहिए कि व्हाट द परमानेंट रेजिडेंस एक्चुअली मींस, कि जहाँ पे वो हैबिचुअली परमानेंटली रिजाइड कर रहा है, उसको छोड़ के जाने का मन नहीं है, वो वहीं रहेगा फॉरएवर। फॉरएवर एक इंटेंशन जुड़ी हुई है, राइट। तो डोमिसाइल का, और जब हम ये बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल इस तरह से होता है, तो हमारे दिमाग में ऑब्वियस अगला क्वेश्चन आता है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। जब हम डोमिसाइल वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसको यूज करें, तो व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सी, जब भी हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर वन, नो वन कैन बी विदाउट डोमिसाइल। कोई भी इंसान वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जिसको हम ये कहें कि उसके पास डोमिसाइल है ही। ये मे बी स्टेटलेस, वो स्टेटलेस हो सकता है, लेकिन कहीं का तो परमानेंट रेजिडेंट होगा।
उसका जब ओरिजिन हुआ वो कहीं तो पैदा हुआ होगा किसी कंट्री में। तो ये एक ऑब्वियस इसकी इम्पोर्टेंस है कि डोमिसाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हर पर्सन के पास अपना एक डोमिसाइल होता है किसी ना किसी कंट्री में, राइट। सेकंड इसका क्या है, देखो फर्स्ट कह रहा है कोई भी विदाउट डोमिसाइल नहीं हो सकता। सेकंड कह रहा है नो वन कैन हैव more than 2 domiciles। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बिना डोमिसाइल के नहीं होता, तो ऐसा है कि हर बंदे को 2-3 डोमिसाइल है, नो। एवरी पर्सन हैज सिंगल डोमिसाइल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। वो बदल सकता है उसको, आज उसके पास कोई और डोमिसाइल है, हो सकता है कुछ और साल बाद उसको किसी और कंट्री का डोमिसाइल हो जाए, लेकिन सेम टाइम पे 2 कंट्रीज का डोमिसाइल एक बंदा नहीं हो सकता, ठीक है। थर्ड क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग फैक्टर है। इम्पोर्टेंट कनेक्टिंग फैक्टर मतलब जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज होंगे तो आप जब भी कुछ देखना चाहोगे कि डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करा जाए, एंड एक फॉरेन एलिमेंट का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो कैसे पता लगाएं कि किस तरीके से कौन से प्लेस पे, यानी जुरिडिक्शन कौन से कोर्ट की होगी, लॉ कौन सा एप्लीकेबल होगा, दैट इन दैट केस डोमिसाइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन क्या, फोर्थ क्या है कि कुछ सम civil rights are connected with it। For example, जैसा होता है कौन सा सिविल राइट, फॉर एग्जाम्पल वोटिंग है। आप ऐसे थोड़ा ना अगर 20 साल किसी कंट्री में रह रहे हो तो आपको वोट कास्ट करने का राइट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट होना जरूरी है। अब इस परमानेंट रेजिडेंट को हम फॉर एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, जैसे बहुत लोग अमेरिका कनाडा जाना चाहते हैं तो वहाँ पीआर के लिए अप्लाई करते हैं। पीआर स्टैंड फॉर परमानेंट रेजिडेंट, यानी अगर आप वहाँ पे वर्किंग वीजा पे जा रहे हो, स्किल्ड वर्कर की तरह जा रहे हो, किसी और वीजा पे जा रहे हो, लेकिन आपकी इंटेंशन क्या है कि हम यहीं रहेंगे, देन यू कैन गेट द पीआर। और जब आपको पीआर मिल जाएगा तो आपको वोटिंग का राइट मिल जाएगा, सम सब्सिडीज हैं, लाइक एजुकेशन है, उसमें कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रिविलेज है वो आपको मिल जाएगी उस कंट्री की, राइट। तो कुछ राइट्स हो जाते हैं। वो फिफ्थ इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये लीगल सिस्टम से कनेक्ट करता है पर्सन को, यानी ये कनेक्ट करता है किससे, लीगल सिस्टम से। कि अगर आपने डोमिसाइल, अगर आपने ये मैं फिफ्थ पॉइंट आपको यहाँ लिखी हूँ, क्या आई थिंक ये ऊपर लिखी हूँ, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि ये कनेक्टिंग फैक्टर है, तो ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स टू लीगल सिस्टम। किसको कनेक्ट करता है, पर्सन को। यहाँ किसी भी पर्सन की बात कर रहे हैं जिसके डोमिसाइल से रिलेटेड जो भी इश्यू चल रहा है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। इसके इंपॉर्टेंस से ही एक अगला पॉइंट भी आ जाता है कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं, एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स हैं रिगार्डिंग द डोमिसाइल। तो वो प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट प्रिंसिपल सेम है हमारा। अब आप कहोगे कि कैसे हो गया इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स व्हाट द इम्पोर्टेंस इज, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है नो वन कैन बी विदाउट ए डोमिसाइल इन वर्ल्ड। किसी भी हिस्से में किसी भी, जैसे आपने रिफ्यूजीज देख लिया, रिफ्यूजीज का एग्जांपल कर लो, अभी आप रोहिंग्या देख लो, असम में एनआरसी लागू हुआ, वहाँ बांग्लादेशियों को देख लो, या जैसे अमेरिका में मैक्सिकन पीपल है, वो सारे रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं, माइग्रेंट हो गए, कोई डोमिसाइल नहीं है उनके पास। लेकिन ऐसा नहीं है, अपने जहां से आए हैं वो डोमिसाइल तो कैरी कर ही रहे हैं, क्योंकि स्टेटलेस तो हो गए ना। अमेरिका उनको एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे मैक्सिकन पीपल है, या जो असम में हम बात कर रहे हैं बांग्लादेशी, उनको इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बांग्लादेश भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो वो स्टेटलेस हो गए। बट कोई डोमिसाइल है, if they are Bangladeshi and India is not giving them domicile of India, तो क्या माना जाएगा, बांग्लादेशी, भले ही वो लंबे समय से इंडिया में रह रहे हो। तो इट इज वन एग्जांपल। सेकंड प्रिंसिपल सेम है, नो वन कैन हैव मोर देन 2 डोमिसाइल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक बंदे के पास एक से ज्यादा नहीं हो सकते, लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन, हम अगर इसके एक्सेप्शन की बात करें
तो जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के साथ अगर वेल्स है ना, तो वेल्स का एक डोमिसाइल है, प्लस में इंग्लैंड का भी है और आयरलैंड का भी सेम है, क्योंकि इंग्लैंड के साथ उसके डोमिनेंस में है, इंग्लैंड मतलब उन पे डोमिनेट कर रहा है, तो वो अंडर द इंग्लैंड, ठीक है। तो आयरलैंड और वेल्स का क्या है, बंदों के पास दो डोमिसाइल होते हैं, एक इंग्लैंड का होता है, एक आयरलैंड का या वेल्स का होता है। ये कुछ एक्सेप्शन, जैसे मैंने इसमें एक्सेप्शन बताया, ये एक्सेप्शन, ठीक है। उसके अलावा हमारा थर्ड जो प्रिंसिपल है, फोर्थ, चार प्रिंसिपल है वो थोड़े अलग है, यानी कि जो हमने इंपॉर्टेंस लिखी थी वो दो सेम है। थर्ड हमारा क्या कहता है, इट कनेक्ट्स ए पर्सन टू टेरिटोरियल सिस्टम ऑफ द कंट्री, यानी जिसका भी डोमिसाइल है ना वो उस कंट्री के टेरिटोरियल सिस्टम से कनेक्ट करता है। यहाँ कनेक्ट करने का मतलब है कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन लॉ होंगे उस कंट्री के, वो इस पर्सन पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फोर्थ क्या कहता है, प्रिजम्पशन इज इन फेवर ऑफ presumption is in favor of continuance of existing domicile, यानी if there is any confusion, any conflict, anything, तो जो प्रिजम्पशन होगी वो किस में होगी कि जो डोमिसाइल आपके पास है, अगर आप चेंज प्रूव नहीं कर पा रहे हो, प्रूव हो नहीं पा रहा है, दोनों ही सूरत में जो आपका एग्जिस्टिंग है यानी प्रीवियस टू चेंज, और आप चेंज के बाद एक और चेंज करा, राइट, तो व्हाटएवर वो अगर प्रूव नहीं होता है तो जो आपका एग्जिस्टिंग है वो कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, उसमें कोई डिसरप्शन नहीं मानी जाएगी। ये चार प्रिंसिपल हैं जो एसोसिएटेड हैं डोमिसाइल के साथ, ठीक है, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस को भी बता रहे हैं और वो प्रिंसिपल भी नरेट कर रहे हैं जिन पे बेस्ड है डोमिसाइल, राइट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होता है, ये जो डोमिसाइल है, अब हम बात कर रहे हैं कि डोमिसाइल आखिरकार एक बंदे को मिलता कैसे, ये क्वेश्चन तो एराइज होगा। तो डोमिसाइल की जो टाइप्स है ना वो हम कर सकते हैं। डोमिसाइल किसी को कैसे मिलता है, बाय ओरिजिन मिलता है, ठीक है, या बाय चॉइस मिल सकता है, या बाय डिपेंडेंस मिल सकता है। सी ये थ्री टाइप्स ऑफ डोमिसाइल हैं जो हम करते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, बर्थ, क्योंकि एक बंदा का नेचुरल पर्सन का ओरिजिन कैसे होता है, बर्थ होगा उसका, वो कहीं तो पैदा होगा, जहां वो पैदा हो जाएगा, और ये बर्थ भी कौन कंट्रोल कर रहा है, बाय लॉ। कुछ कंट्रीज के एग्जांपल ऐसे हैं कि अगर उनकी कंट्री में कोई भी बच्चा पैदा हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो उसके लॉ के अंदर आ जाता है, उसको वहां का डोमिसाइल मिल जाता है, यानी इफ इट इज सिटीजनशिप टू सिटीजनशिप मिल जाती है, राइट, परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस हो जाता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज में बर्थ इटसेल्फ मींस, हम ये नहीं कह सकते, हम प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, प्लेस ऑफ बर्थ इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर, यानी जिस प्लेस पे बर्थ हुआ है बच्चे को ऑटोमेटिक उस प्लेस का डोमिसाइल मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्वेश्चन एराइज होता है, अभी बच्चा पैदा हो गया तो कहाँ का डोमिसाइल मिलेगा। मान लो फॉर एग्जांपल एक पर्सन, कोई इंग्लैंड से कपल आए हुए, राइट, वो ब्रिटिश नागरिक हैं, इंडिया में 5 साल से रह रहे हैं, यहाँ आए, उनका एक बच्चा यहाँ पे पैदा हो गया, तो क्या वो बच्चा इंडियन हो जाएगा, क्या उस बच्चे को यहाँ मात्र पैदा होने से और उनके पेरेंट्स 5 साल से रह रहे हैं इस बात के बेसिस पे डोमिसाइल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। द रीजन इज क्योंकि ये जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, रेदर डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डोमिसाइल ऑफ पेरेंट्स, भाई माँ बाप कहाँ के डोमिसाइल है, ये डिसाइडिंग फैक्टर। और पेरेंट्स में भी आपको पता है, जब हम नेचुरल गार्जियन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ कंट्रीज में जो नेचुरल गार्जियन है वो फादर है, ठीक है, इसका मतलब है फादर के पास एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड जो डोमिसाइल है, बच्चे का डोमिसाइल वही होगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ब्रिटिश अगर नागरिक इंडिया में आके रह रहे हैं, उनका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है, वो 5 से 10 साल भी यहाँ रह रहे होंगे, देन ऑल्सो जो बच्चे की डोमिसाइल होगी वो कौन सी होगी, फादर की जो है यानी कि ब्रिटेन की, वो बच्चा इंग्लैंड का ही माना जाएगा, इंडिया का नहीं माना जाएगा। ठीक है, वरना तो ऐसा हो जाएगा, एक बच्चा टूरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, लोग अपने दूसरे कंट्री में जाएंगे, वहां बच्चा पैदा करेंगे, बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी, और पेरेंट्स डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उनको भी ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा डोमिसाइल। तो एक ये गुड कंडीशन नहीं है लॉ की, मीन्स लॉ में एक अपने आप में एक एब्सर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर सिर्फ इसी बात के बेसिस पे। तो ये वेल एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है, ओरिजिन होता है, कंट्रोल्ड बाय लॉ होता है। सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, ठीक है, 1925, ये भी सेम बात बता रहा है कि हमारे इंडिया में जो डोमिसाइल है वो किस बेसिस पे मिलता है कि पेरेंट्स का यानी फादर का डोमिसाइल कहाँ का है, ना कि बच्चे का प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है। यानी सेक्शन 7 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट आल्सो एस्टैब्लिश दिस फैक्ट इन इंडिया कि भाई आप कहीं कहीं पे भी कहीं के नागरिक आए हो, और इनकेस आपका बच्चा यहाँ पैदा हो गया है, तो यहाँ से उसका कोई लेना देना नहीं है, द डोमिसाइल इज ट्रेस्ड बैक टू द कंट्री ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, यही ओरिजिन, क्योंकि देखो ये बच्चा है, इसकी वैसे भी ये क्या बताएगा, बच्चा के पास चॉइस नहीं है ना, 18 साल का होगा, वो एडल्ट हो जाएगा, तब वो अपनी चॉइस बता पाएगा। इसका मतलब क्या है, जब ये ओरिजिन बर्थ हुआ, तो ये जो बर्थ जिसका हुआ वो माइनर है ना, पैदा तो माइनर ही है ना, तो माइनर है तो इसका मतलब है वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, पेरेंट्स के ऊपर। तो हम इन दो को साथ साथ पढ़ सकते हैं, साथ साथ पढ़ने से हमको क्लैरिटी हुई, ओरिजिन हो गया, हमको पता चल गया कि बाय ओरिजिन इस बच्चे का पेरेंट्स होगा। इसका मतलब क्या है, जो डिपेंडेंस वाला है वो एक तो यही फैक्टर कैरी कर रहा है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं हु आर डिपेंडेंट्स, ये डिपेंडेंस है, तो डिपेंडेंट्स है कौन और किस पे डिपेंडेंट है, कौन है डिपेंडेंट, देखो पहला तो माइनर है, अभी हमने पढ़ लिया यहाँ पे। ठीक है, सेकंड कौन है, सेकंड कौन है, अनसाउंड है, जो पर्सन अनसाउंड माइंड पर्सन है वो भी डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, और थर्ड कैटेगरी है मैरिड फीमेल। अभी इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंज है समय के साथ, मतलब कंटेम्प्रेरी और प्रायर क्या रहता था। अब ये जो माइनर है ना, हम पहले इसको हटा के और माइनर को ही करते हैं। माइनर का मतलब क्या है, कितनी तरह के माइनर हो सकते हैं, मतलब डिपेंडेंसी की बात करें तो कितनी तरह के हो सकते हैं माइनर। ही मे बी ए लेजिटिमेट माइनर, he may be illegitimate, right, he may be adopted बच्चा, he may be abandoned बच्चा, ठीक है, ये क्या रखा लिया, abandoned चाहिए, abandoned या orphan भी कह सकते हैं, अनाथ। अभी देखो ये जो कैटेगरी है ना, इनमें अलग अलग प्रोविजन है, कैसे अलग अलग। लेजिटिमेट की बात करेंगे तो फादर का डोमिसाइल देखा जाएगा, ठीक है, फर्स्ट टाइम। लेकिन अगर फादर है ही नहीं, डेथ हो गई है, डाइवोर्स हो गया है, इंसेन हो गया है, मान लो उसने बिल्कुल ही त्याग दिया जीवन, वो सन्यासी बन गया है ना, तो इन सारे केस में फादर के बाद जो कौन होती है, मदर, राइट, बट फर्स्ट हैंड पे है फादर का डोमिसाइल। या जैसे डाइवोर्स में बता रहे हैं दोनों कपल जिंदा है लेकिन ब्रॉट अप मदर ने किया, इन दैट केस आल्सो इलेजिटिमेट चाइल्ड की जो नेचुरल गार्डियन है वो मदर है, इसका मतलब मदर का डोमिसाइल देखा जाएगा। एडॉप्टेड बच्चा कहीं भी पैदा हुआ हो, डज नॉट मैटर, जिसने एडॉप्ट किया है वो उनका नेचर हो गया, यानी एडॉप्टिव फादर ही है रहेगा, फर्स्ट हैंड पे फादर एंड देन मदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा फॉरेन कंट्री से कपल आते हैं, बच्चे को यहाँ से इंडिया से अडॉप्ट करके ले जाते हैं, कि बहुत ट्रेंडी भी है, मतलब इवन कुछ गिरोह भी काम कर रहे हैं जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बट अदर देन दैट बहुत सारे कपल्स आते हैं जो इंडिया से बच्चे मार कर अडॉप्ट करके ले जाते हैं, तो जैसे ही उन्होंने बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बच्चा क्या हो गया उनका, तो वो उस कंट्री का डोमिसाइल हो जाएगा, यहाँ से उसका खत्म हो जाएगा। अबंडन मतलब जिस बच्चे के वेयर अबाउट्स ना पता हो, पेरेंट्स ने छोड़ दिया हो, बच्चे का पता ही नहीं चल रहा कौन है। ऑर्फन है
अगर तो ये किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ है तो गार्जियन है, यानी ऑर्फन का कोई गार्जियन है, तो जो गार्जियन का डोमिसाइल है वही ऑर्फन का है। लेकिन अगर अबंडन है, कुछ पता ही चला, सड़कों पे घूम रहा है बच्चा, तो वो डोमिसाइल वेयर ही फाउंड, जहां भी मिलेगा ना, मान लो एक बच्चा भटकता भटकता पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आ गया, राइट, पता ही नहीं चल रहा कैसे आ गया, बच्चा है, बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं बता पा रहा कि एक्चुअल पाकिस्तान से ही आया है या जम्मू कश्मीर वाले रीजन का ही है, ठीक है। इन दैट केस जहां को पाया जाएगा वो डोमिसाइल है, इंडिया में मिल जाता है, इंडिया का डोमिसाइल उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये है डिपेंडेंसी का और ओरिजिन का। लेकिन ओरिजिन के साथ इसके अलावा भी कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, राइट, लेकिन उसको करने से पहले हम इस लिस्ट को पूरा कर लेते हैं, राइट, क्योंकि हमने डिपेंडेंट और कौन पढ़ा है, देखो एक तो ये पढ़ा है, एक हमने अभी अनसाउंड बोला था, राइट। तो जो अनसाउंड माइंड पर्सन होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, उनकी लिस्ट यही माइनर जैसी ही रहेगी, यानी फादर नेचुरल गार्जियन, अनसाउंड का मदर है, या वो इस तरह का कौन बच्चा है, तो अनसाउंड इज ट्रीटेड लाइक ए नॉर्मल माइनर, उसकी एज कुछ भी है, यहाँ पे एज एक फैक्टर है, यहाँ पे एज कोई फैक्टर नहीं है। उसके बाद हमने थर्ड और भी पढ़ ली थी अभी, मैरिड वुमन की। देखो मैरिड वुमन के केस में क्या रहता है, जो भी विमेन्स होती हैं मैरिड, इनिशियली एंशियंट टाइम से क्या समझा जाता था कि हस्बैंड एंड वाइफ आर लाइक वन पर्सन, तो जो हस्बैंड का डोमिसाइल है वही वाइफ का होगा, एंड इट यू नो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, बिल्कुल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल। इवन सक्सेशन एक्ट में भी सेक्शन 10 ये बात बोल रहा है, इन जनरल सेक्शन 10 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो क्या बोल रहा है कि मैरिड वुमन का डोमिसाइल कौन सा होगा, जो उसके हस्बैंड का होगा। लेकिन 1973 के अराउंड से लेके मतलब 78 तक ये चेंज आया ग्रेजुअली, इंग्लैंड में भी लॉ पास हुआ एक मैरिड वुमन के डोमिसाइल से रिलेटेड 1973 में। फिर इंडिया में भी कोर्ट्स के जो डिसीजन थे उनमें देखने को मिला कि ये जो मैरिड वुमेन है टोटली डिपेंडेंट ऑन हस्बैंड नहीं है, मैंडेटरीली, मतलब अगर कोई वाइफ अपना डोमिसाइल चेंज करना चाहती है एंड शी इज अडल्ट, तो शी कैन चूज हर डोमिसाइल इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज हस्बैंड्स डोमिसाइल, फर्क नहीं पड़ता। तो नाउ मैरिड वुमेन आर नॉट ट्रीटेड एज सच डिपेंडेंट कि वो बिल्कुल फिक्स हो गया, मैरिड हो गए तो जहाँ पति जाएगा वो वहीं जाएगी, वो किसी और देश में अपना रेजिडेंस नहीं बना सकती, ऐसा नहीं है। नाउ दे कैन चूज द रेजिडेंस। अब जब चूज की बात आई है तो हमारे पास चॉइस है, लेकिन इसको करने से पहले लेट अस कंप्लीट दिस, क्योंकि ओरिजिन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ओरिजिन दो प्रिंसिपल जो इंपॉर्टेंट है, लाइक ये मैं कर देती हूँ इरेज, क्योंकि हमारा टॉपिक इतना है डिपेंडेंसी। ओके, नाउ ओरिजिन, जब हम ओरिजिन की बात करते हैं ना तो इसके साथ दो चीजें जुड़ी है, वन इज टेनेसिटी, अदर इज डॉक्ट्राइन ऑफ रिवाइवल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, टेनेसिटी का मतलब है हार्ड टू लूज, हम ये कह सकते हैं, फिक्स है, मतलब इट इज हार्ड टू लूज, कोई चीज एक बार चिपक गई वो हटाई नहीं जा सकती, वो दृढ़ रूप से अटैच है, यानी कि जब ओरिजिन हो गया ना, ऐसे नहीं है कि इट इज गेम, लाइक ओहो मैं आज इंग्लैंड में रहना चाहता हूँ तो मैं रह लूँ, नो, फ्रांस का पर्सन इंडिया में आ जाए, वो 6 महीने रह रहा था, नाउ आई एम इंडियन, नो, कोई पर्सन इवन 10 साल से रह रहा है बट ही हैज नो इंटेंशन टू रिसाइड फॉरएवर, नो। तो इट मींस ओरिजिन जो है ना वो बड़ी एक स्टिकी चीज है, जहां ओरिजिन हो गया ना आपका, वो डोमिसाइल आपके साथ चिपक गया। अगर आपको वो चिपका हुआ उतारना है तो चॉइस को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्रिमिनल लॉ जितना बर्डन नहीं है बट सिविल लॉ का जितना तो प्रूफ का बर्डन है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा, बट जंपिंग बिफोर जंपिंग ऑन दैट ना, इसको करते हैं। वन इज टेनेसिटी इज हार्ड टू लूज, सेकंड इज डॉक्ट्राइन ऑफ रिवाइवल, जिसको कंपेयर किया है जूरिस ने जस्ट लाइक ए बूमरैंग। अब आप कहोगे बूमरैंग वाली क्या बात है, देखो बूमरैंग का मतलब होता है आपने फेंका, वहां किसी ने पकड़ लिया तो पकड़ा जाएगा, नहीं पकड़ा तो घूम के वापिस उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो सिमिलरली मान लो एक पर्सन कोई इंडिया में पैदा हुआ, हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, ही मूव टू फ्रांस, राइट, ही रिजाइड हियर फॉर 5 years, देन ही मूव टू इंग्लैंड, और इसने सोचा कि चलो इंग्लैंड में रहेंगे, यहाँ पे आके ये रहता चला गया
एंड 10 साल हो गए, लेकिन 10 ईयर्स में भी उसने 10 साल में भी मतलब उसने कुछ ऐसा करा नहीं। डायलेमा था, उसको लगता था कि इंडिया वापिस आ जाऊं क्या, तो डाउट इज देयर। और आज के दिन तो डोमिसाइल में वैसे भी कोई कोई इंटेंशन को एस्टैब्लिश करने का तरीका है पेपर वर्क। अगर आपने वहां जाकर कोई पेपर फाइल नहीं करी, आपने कोई परमानेंट रेजिडेंस का लेने का कोई एफर्ट ही नहीं किया, तो इट मींस योर इंटेंशन इज क्लियर दैट यू डोंट वांट टू रिजाइड देयर फॉरएवर। तो क्या होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ रिवाइवल कहता है अगर ये प्रूव नहीं कर पाए दोनों में से कुछ भी, या हम सिंपल है कि तो क्या होगा, यही ओरिजिन वाला डोमिसाइल जो है वो माना जाएगा। यानी कि भले ही ये बंदा 5 साल फ्रांस में रहा, फिर 10 साल इंग्लैंड में रहा, मे बी और रहता रहा, लेकिन स्टिल ये इंडियन ओरिजिन का ही माना जाएगा। ठीक है। इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है, उसमें एक पर्सन जो कि इंग्लैंड का था, वो अमेरिका 38 ईयर रहा, 38 ईयर, लेकिन उसकी इंटेंशन कभी भी अमेरिका में से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई कि वो हमेशा रहेगा। तो जब उसकी डेथ हुई, क्वेश्चन था प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड डोमिसाइल के अकॉर्डिंगली डिसाइड होना था। तो ये माना गया उस केस में कि भले ही वो पर्सन 38 ईयर से अमेरिका में रह रहा था, बट ही इज नॉट द अमेरिकन रेजिडेंट, उसका डोमिसाइल इंग्लैंड का ही माना गया। यानी डॉक्ट्राइन ऑफ रिवाइवल, जब वो प्रूव नहीं हुआ तो इट विल रिवाइव बैक टू द ओरिजिन। ओरिजिन तो कहाँ ही जाएगा, ओरिजिन तो है ही, मतलब एक बंदा के पास जब वो पैदा हो गया ये तो है ही, चेंज कर सकते हो, और अगर चेंज को साबित नहीं कर पाए तो ओरिजिन तो है ही। ये दो है, इनकी कुछ अपनी ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंस भी है। ऑब्वियसली रिवाइवल की इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आप चॉइस में फेल हो जाते हो तो आपका ओरिजिनल तो आपके पास है ही, लेकिन इसकी ड्रॉबैक भी है कि चॉइस कई बार एस्टेब्लिश करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बंदे को एकदम से इतने साल बाद आप रिवर्ट बैक कर दो टू द ओरिजिन। ठीक है। नाउ कम टू अवर दिस कैटेगरी, मैं दोबारा लिख देती हूँ बाय चॉइस। अभी जो बाय चॉइस है ना, कैसे आप करोगे, इसमें दो एलिमेंट हैं, यानी पूरे डोमिसाइल की भी बात करें तो 2 एलिमेंट्स हैं जो कि डोमिसाइल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दो है, वन इज फैक्टम। फैक्टम क्या है, परमानेंट रेजिडेंस। यानी आपका फैक्ट ये है कि परमानेंट रेजिडेंस हो कहीं पे रहो लंबे समय तक। यहाँ परमानेंट रेजिडेंस का मतलब है कि आप परमानेंटली रिजाइड कर रहे हो कंट्री में, एंड द सेकंड और एसोसिएटेड है नंबर 1, नंबर 2 एनिमस नॉन रिवर्टेंडी, मीन्स नो इंटेंशन टू रिवर्ट बैक। यानी आपकी कोई इंटेंशन नहीं है कि आप वापस जाओगे, यानी योर इंटेंशन इज टू रिजाइड फॉरएवर। तो इन दो में दो चीज आ गई, वन इज परमानेंट रेजिडेंस, अदर इज इंटेंशन। ठीक है। तो देखा जाए तो ये दो फैक्टर हैं हमारे पास। वन इज आपको प्रूव करना होगा यू आर द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री एंड योर इंटेंशन इज टू रिजाइड हियर, मींस जिस भी कंट्री की आप बात कर रहे हो फॉरएवर, फॉरएवर। ठीक है। तो इसमें ये भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि और क्या करेंगे, क्योंकि जब इंटेंशन को साबित करना है तो हर फैक्ट इन सर्कमस्टांसेस में इंटेंशन को साबित करा जा सकता है। एंड ये जो इंटेंशन साबित करना ट्रू है दैट इज ऑफ सिविल लायबिलिटी। जितना सिविल केसेस में प्रूफ की जरूरत है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रिपॉन्डेंस, ऐसा नहीं है बियॉन्ड रिजनेबल डाउट नहीं साबित करना है तो आप कर सकते हो, परमानेंट रेजिडेंस आप कर सकते हो। तो चॉइस यानी कभी भी आप ओरिजिन को चॉइस से बदल सकते हो, एक बार नहीं 1000 बार बदल सकते हो। लेकिन इनिशियली क्या जा रहा था कि ये जो परमानेंट रेजिडेंट है ना, ये लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ रेजिडेंस ये कोई फैक्टर नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, 38 साल से आप अमेरिका में रह रहे हो, तब भी उन्होंने माना कि अमेरिका का डोमिसाइल नहीं है, यानी लैंड डज नॉट मैटर। बट नाउ इट इज चेंजिंग। व्हाई?
क्योंकि कंट्री टू कंट्री कहीं भी आपको 5 साल बाद पीआर मिल जाता है, कोई कंट्री कह रहा है 7 साल बाद पीआर देंगे, किसी कंट्री में 10 साल है। जैसे दुबई है, वो किसी को अपना डायरेक्ट नागरिक नहीं बनाता, हाँ तरह तरह के डोमिसाइल दे रखे होते हैं, लेकिन नागरिक नहीं बनाता, यानी परमानेंट स्टेटस नहीं देता किसी को। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल है हमारे ऋषि सुनक, जो पीएम बन गए हैं इंग्लैंड के। वो उनके पास डोमिसाइल है इंडिया में, और वहां पे वो रह रहे हैं, मतलब कब से, ओरिजिन में भी ट्रेस बैक टू इंडिया समवेयर। तो आपने भी नोटिस किया होगा ना कि स्टिल ही इज डोमिसाइल ऑफ इंग्लैंड, बट फिर भी उनको कहते हैं भारतवंशी भारतवंशी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेशनैलिटी और डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिन एज सच, कि बंदे की वंश बेल कहाँ से चल के आ रही है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। ये क्या कह रहे हैं कि आप कहाँ रह रहे हो परमानेंटली। अब उसकी इंटेंशन इंडिया वापस आने की नहीं है, या कभी भी वहां जाने की नहीं है जहाँ से उसके पेरेंट्स, फादर और फोर फादर आए थे। तो इसलिए भी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि चॉइस से कभी भी कोई। इसका एक और एग्जांपल हमारे बॉलीवुड के अक्षय कुमार का है, कि वो भले इंडिया में रह रहे हैं मगर वो कैनेडियन सिटीजन है, राइट। तो इसका मतलब है लेंथ ऑफ रेजिडेंस इटसेल्फ समटाइम नॉट सफिशिएंट। अगर लॉ बता रहा है कितना समय रहना चाहिए, कैसे इंटेंशन को प्रूव करना चाहिए, तो उसी हिसाब से प्रूव होगा। बट इफ एनी पर्सन एनी पॉइंट ऑफ टाइम फेल टू प्रूव द चॉइस, ओरिजिन तो है, कभी भी डोमिसाइल लेस नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है वो प्रूव नहीं करता डोमिसाइल है नहीं। तो ये सारे आपका हम कह सकते हैं डोमिसाइल के इंपॉर्टेंट टाइप्स, ठीक है। अब डोमिसाइल में हमारे एक दो और केसेस हैं, उनके नाम बता देती हूँ इन जनरल। जैसे कि एक हमारा यूनियन ऑफ इंडिया दूधनाथ का केस है, 2000 है। इसको आप इन लेंथ पढ़ सकते हो। इसमें बताया गया है कि नो पर्सन कैन हैव मोर देन वन डोमिसाइल। एक उडनी वर्सेस उडनी का केस है 1804। एवरीवन शुड हैव वन डोमिसाइल। उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है डोमिसाइल होगा ही नहीं, एक बार जो फिक्स हो गया वो नहीं होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द डोमिसाइल, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हमारा डोमिसाइल का टॉपिक हमने कर दिया खत्म। इफ यू आर हैविंग एनी क्यूरी, कोई कंफ्यूजन रह गया है, कुछ कंसेप्ट आपको लग गई है कि नहीं मैं बता पाई हूँ, या फिर भी क्लैरिटी नहीं हुई है, तो काइंडली कमेंट में आप पोस्ट कर दीजिए। आई विल चेक इट आउट और मैं उसकी कोड भी दे दूँगी, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लैरिफाई हुआ होगा डोमिसाइल। तो फिर अगली वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि मैं जैसी अगली वीडियो डालूं आपको मिल जाए, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो बी इन टच, बाय देन।